तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप को एक समझने का प्रयास किया था और कुछ कोरिलेशंस के माध्यम से जानना कोशिश की थी कि जाने हम कि भागीदारी क्या है, भागीदार कौन होते हैं, भागीदारी संबंध क्या होता है, भागीदारी कैसे एस्टेब्लिश होती है, भागीदार और फर्म में क्या अंतर होता है। तो बेसिक बातें हमने किया था और वो आपके दिमाग में होगी, ये मुझे विश्वास है। अगर एक दूसरे तरीके से उसी चीज़ों को देखते हैं एक बार फिर से, अगर धारा 4 पर हम विचार करें तो एक महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आती है और वो ये बात है, मैं देखिए ये प्रश्न पूछा गया है चूंकि, तो मालूम आपको है ही, लेकिन फिर भी जो भागीदारी है ये संबंध है, लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। अब इसको देखिए, संबंध जो होता है ये एक अमूर्त संकल्पना है, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये आप इसको पहचान नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जो भागीदारी है, ये जो संबंध है, तो संबंध की बात सिर्फ मैं कर रहा हूं, ये तो पार्ट 1 है धारा 4 का। अब ये संबंध स्थापित कैसे होता है, उसके 3 एलिमेंट हैं: करार, लाभों में बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और एक दूसरे के लिए कार्य करना। ये 3 एलिमेंट हैं पार्टनरशिप के। भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने करार किया है कि लाभों में बंटवारा करेंगे और वो एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। अब इन तीनों तत्वों को एक सूत्र में कनेक्ट करता है, वो है कारोबार। लाभ कहाँ से होगा? कारोबार से। कारोबार कौन करेगा? जो लोग करार करेंगे। क्या सब लोगों को करार करना काम करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति कार्य करता है तो वो सबकी ओर से कार्य करेगा। अगर आप परिभाषा का लास्ट पार्ट देखें, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है, या तो उन सबके द्वारा चलाया जाए, और दूसरा अगर एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है तो उस एक व्यक्ति के द्वारा सबकी ओर से चलाया जाना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट मिलकर के इस संबंध को भागीदारी बनाते हैं। इसी क्रम में ये जो कारोबार है, देखिए इसका
कैरीड ऑन होना यानी चलाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में कारोबार किया जाएगा, अगर कोई ये करार करे कि हम लोग भविष्य में फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री में जितना फायदा होगा वो बांटेंगे आपस में, फैक्ट्री में तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, ये काम करेंगे, ये सब तय हो जाए, तो वो भागीदारी करार नहीं होगा, इसलिए कि उसमें बिजनेस का कैरीड ऑन होना मिसिंग है। तो इस परिभाषा की खास बात हमको पता ये लगी, एक तो कारोबार होना चाहिए, कारोबार चलाया जाना चाहिए, सबके द्वारा चलाया जाए या किसी एक के द्वारा, सबकी ओर से, लाभों में बंटवारा होना चाहिए, और अगर ये सारे एलिमेंट होते हैं तो भागीदारी है। पुरानी परिभाषा में ये सब कमियां थी। पुरानी परिभाषा में पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि पैसा कोई व्यक्ति दे या न दे उसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ क्या है कि जो कारोबार चलेगा वो चलाएंगे सब लोग मिल करके। ये सुधार है। हम लोग लिखेंगे कि नई और पुरानी परिभाषा में क्या अंतर था, 2-3 बिंदुओं में। तो एक तो बेसिक बात थी कारोबार के संदर्भ में। अब इसी संदर्भ में अगर देखिए तो मान लीजिए हम ए, बी, सी, डी और ई, इन व्यक्तियों की बात करते हैं कि ये लोग आपस में करार करते हैं। किस लिए करार करते हैं? लाभों में बंटवारे के लिए। एक तो ये इसलिए, दूसरा कारोबार चलाने के लिए, तीसरा सबकी ओर से, तो इसका तात्पर्य है कि जब ये 5 व्यक्ति आपस में इतना बड़ा रिस्क 5 लोगों में इन्वॉल्व करेंगे कि ये सब लोग बिजनेस चलाएंगे, ये इस पर भी सहमत हो सकते हैं कोई एक बिजनेस चलावे सबकी ओर से, ये सब लोग इस बात पे भी सहमत हैं कि सब लोग लाभ को आधा आधा बांटेंगे, शेयरिंग, इक्वल शेयर में बांटेंगे। इसका मतलब है इन सब लोगों के बीच में जरूर ही विश्वास और आपसी समन्वय का भावना है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तब ये आपस में ये करार ना करते। इसका मतलब है कि ये पांच व्यक्ति जो है मिल करके, इनको आपस में इतना विश्वास है कि ये मिल करके कारोबार चलाना चाहते हैं। ऑब्वियसली कारोबार चलाएंगे तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें किसका कितना शेयर होगा ये इनके ऊपर है, सहमति पर। कौन कितना पाएगा सहमति पर है, नुकसान में कितना पाएगा सहमति पर है। अभी बेसिक तौर पे जो हमने देखा था पहली क्लास में कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मैं बताना चाहता हूं ये बताना चाहता हूं
कि इन पांचों व्यक्तियों ने आपस में ये करार आखिर किया क्यों। और आप देखेंगे कि ये पांचों व्यक्तियों ने आपस में करार इसलिए ही किया है क्योंकि इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति वह जिम्मेदारी का भाव है कि इनको ये विश्वास है कि ये आदमी ऐसा नहीं करेगा। और इसके लिए आप धारा 9 एक बार पढ़िए, रीड सेक्शन 9, इसी बात को सिर्फ समझने के लिए। देखिए, partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage। कैसे कारोबार को चलाएंगे कि सर्वाधिक सामान्य फायदा हो, सबके फायदे के लिए। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, जस्ट और फेथफुल रहेंगे, विश्वास परायण और वफादार रहेंगे। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो धारा 9 जो है ये बात प्रूव करती है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो इनके बीच में होना ही चाहिए। और व्यापार का संचालन जो होगा, कारोबार का जो संचालन होगा, वो उसका जो सबसे पहला लक्ष्य होगा वो यही होगा। पहला लक्ष्य है बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ये पहला बेसिक क्राइटेरिया है। और दूसरा बेसिक क्राइटेरिया है टू बी जस्ट एंड फेथफुल। ये दो चीजें मूल रिक्वायरमेंट हैं कारोबार चलाने के लिए। और फिर उसके बाद छोटी छोटी बातें उससे जुड़ी हुई, कपट करता है तो छत पूर्ति करेगा, अकाउंट देगा, सारी बातों की जानकारी देगा, इत्यादि इत्यादि बातें। तो ये बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये था कि हम ये समझें कि भागीदारी संबंध की विशेषता क्या है। आखिर क्यों कोई 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में करार करते हैं कि हम लाभ को बांटेंगे? इसलिए कि उनके बीच में विश्वास है, वो एक दूसरे के प्रति न्यायप्रिय रह सकते हैं, जस्ट रह सकते हैं। अब इसी बात को दूसरे तरीके से देखा जाए, ये चारों पांचों व्यक्ति लाभ बांटने के लिए तैयार हुए हैं। ये लाभ होगा कारोबार से। इसका मतलब ये जो कारोबार है यही वो मोटिवेशनल फोर्स है जिसने सेक्शन 4 को क्रिएट किया है। यानी कि कारोबार करना वह प्रेरणादायी बल था जिसने इन पांचों व्यक्तियों को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप सभी इस बात के लिए सहमत हों कि कारोबार किया जाए और उसमें जो लाभ हो उसको बांटा जाए। अब इसका मतलब है
कि जब हम ये बार बार कह रहे हैं कि कारोबार किया जाए और लाभ को बांटा जाए, कारोबार किया जाए और लाभ को बांटा जाए, तो इसका मतलब है कि कारोबार का करना फर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि कारोबार यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे किया जाएगा, इसके लिए सिर्फ आप धारा 12 देखिए। धारा 12 पढ़िए जरा। जितने भी भागीदार हैं सब बिजनेस में पार्ट लेने के अधिकारी हैं। जितने भी भागीदार होंगे सबकी ये ड्यूटी है कि वो मोस्ट डिलीजेंटली और तत्परता, अलर्टनेस से अपने कर्तव्य का पालन करे। किसी भी मामले में अगर मतभेद होता है तो बहुमत से उसका निपटारा किया जाए। अपनी राय आप बता सकते हैं और अगर कारोबार की प्रकृति में कोई चेंज करना है तो सबकी सहमति से हो सकता है। जितनी भी अकाउंट बुक होंगे सब तक पहुंच होगी सबकी। ये 3, 4, 5 बेसिक रूल्स हैं धारा 12 में जो वर्णित किए गए हैं, जिनके आधार पर फर्म का बिजनेस चलेगा। तो ये हम लिखेंगे तब। अभी मैं सिर्फ आपको परिचय करा रहा हूं कि आखिर ये एक्ट किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। और अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये भागीदारों के आपसी संबंधों के लिए है। यानी कि भागीदार के आपसी संबंध कैसे होंगे, भागीदार के संबंध कैसे बनेंगे, उस आधार पर ये चैप्टर नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद वाला चैप्टर है थर्ड पर्सन के बारे में। जो फर्म के अलावा कोई व्यक्ति होता है उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। उसका संबंध से उससे संबंध दूसरे तरीके से डील किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। तो कारोबार जरूरी है, करार जरूरी है, एक्टिंग फॉर ऑल जरूरी है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। अब देखिए छोटी सी एक बात है, उसको देखते हैं पहले। अगर धारा 4 की परिभाषा को हम देखें, धारा 4 की परिभाषा को आप देखिए।
देखिए, अगर मैं ये लिखूं कारोबार का चलाया जाना, तो लिखा है उन सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो सबकी ओर से कार्य कर रहा हो। इस फ्रेज पर जरा आप ध्यान दीजिए। जब धारा 4 का लास्ट पार्ट आप पढ़ते हैं, जब वो ये कहता है कि लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है, जो उन सबके द्वारा या तो चलाया जाता है या उनमें से किन्हीं के द्वारा या किसी के द्वारा। किन्हीं का मतलब हो गया दो या दो से अधिक, और किसी का मतलब हो गया कि केवल एक, जो सबकी ओर से कार्य कर रहा हो चलाया जाता है। तो अगर हम इस बात पर विचार करें कि सबकी ओर से कार्य करने का क्या मतलब है, सोचिए जरा आप। आपने कहीं इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ा है कहीं? सबकी ओर से कार्य करना देखिए, इसका मान लीजिए ए बी सी डी ई इतने व्यक्ति हैं, तो ये वाला तो हो गया कि ए बी सी डी ई सबके द्वारा ये चलाया जा रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में। उनमें से किन्हीं के द्वारा या किसी के द्वारा, सिर्फ ए के द्वारा चलाया जा रहा है या बी और सी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक, तीनों उदाहरण आप लोगों ने सही दिया है, जितने लोगों ने भी दिया है। आपने रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। धारा 34 कहा, ये भी ठीक है बिल्कुल। एजेंसी कहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सबकी ओर से बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि मान लीजिए ए अगर कारोबार चला रहा है तो वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन पांचों व्यक्तियों को। या अगर बी सी कारोबार चला रहा है तब इन पांचों व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पांच व्यक्ति तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि काम ये कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? पांचों के लिए। काम बीसी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पांचों के लिए। और ये पांचों जब कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। तो ए अगर कर ए रहा है और पांचों के लिए कर रहा है, इसका मतलब ए के कार्य करने से अगर कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो सब लोग लायबिल हो जाएंगे। और अगर बीसी के कार्य करने से, कारोबार करने से अगर कोई हानि होती है या क्षति होती है तो सब लोग लायबिल हो जाएंगे। यही कंसेप्ट जो है, यही कंसेप्ट, इसी को म्यूचुअल
एजेंसी का कंसेप्ट कहते हैं। यानी पारस्परिक अभिकरण। यही फ्रेज जो है धाराचार का। अब समझते हैं जरा पारस्परिक अभिकरण का मतलब क्या है। ए, बी, सी, डी और ई ये सब पार्टनर हैं। हम कह रहे हैं ये सब आपस में म्यूचुअल एजेंट्स भी हैं। इसका मतलब है, देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में एजेंट भी है और मास्टर भी। एजेंट भी है, 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 मास्टर भी। इसका मतलब ये, यानी मान लीजिए ये पांचों व्यक्ति काम कर रहे हैं मिलकर के, तो ये पांचों व्यक्ति एक दूसरे को नियंत्रण में रखेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे, अलर्ट रहेंगे, सहायता करेंगे। और अगर कहीं चूक होती है, कहीं कुछ ब्रेक होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इन सब लोगों की होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सबके लिए काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति जो काम कर रहा है, बाकी सब लोग उसका प्रिंसिपल होंगे और उसको चेक करेंगे। अगर वो नहीं चेक करने में सफल रहते हैं या वो अपने कार्य के दौरान नियोजन के अनुक्रम में कुछ ऐसी त्रुटि करता है जिससे हानि होती है, तो सबको दायित्व भुगतना पड़ेगा। इसी को म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट कहते हैं। यानी कि जैसे ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ शेयरिंग द प्रॉफिट के करार में बंधते हैं, तुरंत उन पर विधि एक दायित्व आरोपित करती है कि इसका मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के एजेंट होंगे और हम लोग मिल करके काम करेंगे। अगर हम में से कोई एक व्यक्ति काम करेगा तो सबकी ओर से काम करेगा। इसका मतलब है कि वो हम सबको रिप्रेजेंट करेगा और म्यूचुअल एजेंसी वहाँ रहेगी। अगर उसके द्वारा की गई किसी त्रुटि के कारण किसी को हानि होती है तो आप सब लोग लायबल हो जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि बहुत समय तक इंग्लिश लॉ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और इस तत्व में कन्फ्लिक्ट चलता रहा कि कौन सा एलिमेंट है जो भागीदारी को भागीदारी बनाता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एक प्रमुख वाद का, कॉक्स बनाम हिकमैन। उसमें ये जाके तय किया गया कि ये जो म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है वो ही एसिड टेस्ट है या सब्सटेंशियल टेस्ट है आपके भागीदारी संबंध के जांच का। सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से कोई भी संबंध भागीदारी नहीं हो जाएगा।